पेरेंट्स का अटेंशन डिवाइडेड रहता है। अगर आप आधा घंटा भी देते हैं बच्चे को, अनडिवाइडेड अटेंशन दीजिए, कौन सी चीज है जो बहुत बड़ा मिथ है? स्पीच आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड कि स्पीच के पीछे मतलब देयर इज अ लिमिट. Okay, thank you, Dr. Deepa, for joining us today. The purpose of our session will be that parents who come and see this video, they get a clearer understanding of how to prepare themselves for their special children, what all opportunities exist, what are the key things to keep in mind, what are certain myths that they are aware of, but that can be broken. So considering you have built an institution for special kids and you're a doctor yourself, and you have a son who you have raised to be a capable child now, I think this will be a very, very strong story coming from you, and parents will definitely benefit. So I will start by asking you certain questions about yourself and your son, and then we can take it forward. And I think parents will prefer a mix of Hindi or English or any language that you prefer amongst the two. Yeah, that's fine. So, सबसे पहले तो मेरा इंट्रोडक्शन, आई एम डॉक्टर दीप्ति एंड आई रिसाइड इन कानपुर. I work as medical director in a private hospital. Along with that, I run a special school by name of Sankal since last 17 years. Apart from this, I'm a mother of a special needs adult who is now 26 years old. He has autism along with motor deficiency and epilepsy. So, yes, that's all about me. So what was the reason behind setting up a school in Kanpur, and what gaps did you see that time that you had to set up your own school? Yes, actually 17 years back, the facilities for special needs children were very poor. मेट्रो सिटीज में दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर में भी फैसिलिटीज होती होंगी, बट कानपुर में नहीं थी. सो मेरे पास उस समय सिर्फ दो ऑप्शंस थे. इधर आई लीव कानपुर एंड मूव टू सम अदर सिटी, और आई एस्टैब्लिश समथिंग फॉर माय चाइल्ड एंड फॉर अदर चिल्ड्रन. कानपुर छोड़ने का उस समय कोई ऐसा सीन नहीं था, बिकॉज वी आर प्राइवेट प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स. तो कहीं पर भी एक सेटअप बनने के बाद एक दूसरी जगह पर शिफ्ट होना इज नॉट फिजिबल, एंड इट इज नॉट फिजिबल फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल. तो सिटी शिफ्ट करना वाज नॉट एन ऑप्शन, सो दिस वाज द ओनली ऑप्शन. And of course, I got guidance from some people. They helped me in this journey. So it happened just like that. तो अभी अभी आपका बेटा 26 years का है, तो नॉर्मली क्या आप ऐसे बता सकते हो कि शुरू के 5-6 साल मैंने इन चीजों पे फोकस करा, या इन चीजों पे फोकस करना जरूरी होता है, या कोई पेरेंट करे तो अच्छा होगा? उसके बाद जब एक बच्चा 6 टू लेट से बिफोर टीन्स 12-13 years तक, जब वो प्यूबर्टी हिट करने का टाइम होता है, इन चीजों पे फोकस करना चाहिए, और उसके बाद जब एक बच्चा टुवर्ड्स एडल्टहुड आता है 12 to 18, is it possible to divide certain practices or things that parents can keep in mind in these three different stages? Actually, फर्स्ट 5 years में बेस्ट टाइम है बच्चों के लिए कुछ करने का, बिकॉज ब्रेन ग्रोथ उस समय हो रही होती है, और हम जितना भी उस समय स्टिमुलेशन देंगे, जितना भी हम पॉजिटिव बच्चे को मोटिवेशन देंगे, उस समय बच्चा बहुत कुछ सीख सकता है. बट अनफॉर्चुनेटली हमारे सेटअप में
और स्पेशली ऑटिज्म में जहाँ की फीचर्स 2 इयर्स 3 इयर्स की एज में ही पता चलते हैं, और उसके बाद बहुत सारा समय इस चीज में निकल जाता है कि हम इस डॉक्टर के पास जा रहे हैं, हम दूसरे किसी ने कहा कि दिल्ली में दिखा लो, किसी ने कहा बॉम्बे में दिखा लो, किसी ने कहा इसको दिखा लो, किसी ने कहा उसको दिखा लो, तो इस प्रोसेस में बहुत सारा समय निकल जाता है। हाउ एवर, अगर पेरेंट्स को पता है कि डायग्नोसिस सर्टेन है, विच इन माय केस वाज नॉट द केस, पर अगर डायग्नोसिस सर्टेन है तो फर्स्ट फ्यू इयर्स में इधर उधर दिखाने का या इस सब में टाइम वेस्ट करने की जगह पर बेस्ट इज टू प्रोवाइड एज मच स्टिमुलेशन एज यू कैन टू योर चाइल्ड। मीन्स बच्चे से बहुत सारी बातें करनी है, आप उसको जगह जगह लेकर जाइए, कहीं घूमने जा रहे हैं पार्क्स में लेकर जाइए, मॉल्स में लेकर जाइए, और जितनी भी चीजें दिख रही हैं, जितना भी बच्चा एक्सप्लोर करना चाहता है उसको थोड़ा फ्री छोड़िए। अगर वो प्लांट्स को छू रहा है तो प्लांट्स को डिस्क्राइब करिए कि ये एक प्लांट है, ये उसकी लीव्स हैं, लीव से फूड मिलता है प्लांट को, इस तरह से मतलब मैक्सिमम। देन एक बहुत जरूरी चीज जो आजकल मैं देखती हूँ कि पेरेंट्स का अटेंशन डिवाइडेड रहता है। पेरेंट्स से बात करते हैं तो वो कहते हैं नहीं मैं तो बच्चे के साथ ही रहती हूँ, दिन भर उसके साथ रहती हूँ, बट वो अटेंशन डिवाइडेड होता है। आधे टाइम वो बच्चे के साथ में बैठी हैं मगर फोन स्क्रॉल कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, या किसी दूसरे बारे में सोच रहे हैं, अपने ऑफिस के बारे में सोच रहे हैं, अपने वर्क के बारे में सोच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। सो अगर आप आधा घंटा भी देते हैं बच्चे को, अनडिवाइडेड अटेंशन दीजिए। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ड्यूरिंग अर्ली ईयर्स। देन जब हम लोग के हिसाब से सेकेंडरी एज ग्रुप बोलते हैं, 5 इयर्स टू 12 इयर्स, वो सेकेंडरी एज है। सेकेंडरी एज में बच्चों को स्किल्स सिखाना होता है इंडिपेंडेंट लाइफ लीड करने के लिए। सोशल स्किल्स टीच करना है बच्चे को, अपनी केयर सेल्फ केयर सिखानी है। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि पैम्पर करते हैं कि बच्चा तो बीमार है या उसके साथ में कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं, तो एक्स्ट्रा अफेक्शन होता है। घर में अगर ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो उनका भी एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो जाता है ऐसे बच्चे के लिए। तो पेरेंट्स टेंड टू डू मोस्ट ऑफ द थिंग्स फॉर द चाइल्ड देमसेल्फ, विच इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड, बिकॉज एक बार बच्चे को आदत पड़ जाती है अपना काम दूसरों से करवाने की, देन वो अपने आप करने में बाद में प्रॉब्लम होती है उसको। तो ये जो सेकेंडरी एज ग्रुप है इसमें मेरे हिसाब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीजें हैं ये सोशल स्किल्स और पर्सनल केयर की स्किल्स सिखाना। एंड ऑफ कोर्स साइड बाय साइड स्टिमुलेशन और बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप करना, उसको एक्सप्लोर करने के लिए थोड़ा सा छोड़ देना, वो तो कंटिन्यूस चलना ही चाहिए। एंड आफ्टर 14 इयर्स हम लोग वोकेशनल ग्रुप उसको बोलते हैं, प्री वोकेशनल ग्रुप बोलते हैं, जहाँ पर बच्चे ने जो भी इंटरेस्ट शो किए हैं, जिन भी चीजों में इंटरेस्ट शो किए हैं, एंड जो भी उसकी स्किल्स डेवलप हो चुकी हैं अब तक, उसके हिसाब से हम कुछ उसके लिए लाइफ लॉन्ग प्लानिंग कर सकते हैं, और उस हिसाब से उसको किसी ट्रेड में या किसी भी ऐसे वर्क में जहाँ पर वो यूजफुली ऑक्यूपाइड रहे उसमें उसको शिफ्ट करना होता है। सो और आपने एक चीज बोली बीच में, डायग्नोसिस ठीक नहीं हुआ, मतलब इज देयर अ वे टू नो कि मेरे बच्चे का डायग्नोसिस ठीक हुआ है, या कोई ऐसा प्रोसेस है जो पेरेंट्स फॉलो करें? क्योंकि ये हमारे पास ऐसे पेरेंट्स बहुत आते हैं जो बोलते हैं कि शुरू में जब हमें कुछ अलग लगा तो डॉक्टर ने बोला सब ठीक है, बाद में जब चीजें थोड़ा हाथ से निकल गई तब जाके डायग्नोसिस हाथ में आया। तो इसका मतलब इज देयर अ वे फॉर पेरेंट्स टू फिक्स दिस? डायग्नोसिस के लिए अभी बहुत सारे टेस्ट आते हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट करते हैं, बट अगेन अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा स्किल्ड साइकोलॉजिस्ट या स्किल्ड प्रोफेशनल्स नहीं हैं। बट ऑनलाइन बहुत सारी चीजें आती हैं। डॉक्टर्स कम्युनिटी में क्या होता है कि आई एम अ डॉक्टर, मगर हम लोग डिजीज प्रोसेस को देखते हैं, कोई बीमारी नहीं है, अगर माइलस्टोन्स विद इन लिमिट्स हैं तो हम डिजीज
नहीं बता सकते हैं, हम चीजों को उतना डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो डॉक्टर्स में भी अवेयरनेस की थोड़ी सी और जरूरत है अभी, बड़े सिटीज में या जहाँ पर जो डॉक्टर्स प्रोग्रेसिव थोड़ा सा माइंडसेट वाले हैं उनको तो अभी पता होता है, बट थोड़ा रूरल एरिया में या स्मॉल सिटीज में डॉक्टर्स अभी उतना अवेयर नहीं है। तो वो अवेयरनेस चाहिए कि अगर कोई भी फ्लैग साइंस दिख रहे हैं, रेड फ्लैग दिख रहे हैं, तो हमें बच्चे को एक साइकोलॉजिस्ट के पास भेजना है फॉर प्रॉपर असेसमेंट। अदरवाइज इंटरनेट पे भी आजकल बहुत सारी चीजें मिलती हैं। एंड देन मैं जो बोल रही थी डायग्नोसिस नहीं हुई, दैट वाज अबाउट 20 years बैक का सिनेरियो। बट अभी तो बहुत अवेयरनेस है पेरेंट्स में, बहुत सारा मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है। तो डायग्नोसिस के चक्कर में ना ना पड़ के हम जहां पर भी हमको डेफिशिएंसीज दिख रही हैं उन डेफिशिएंसीज को कैसे दूर करें, फंक्शनल डेफिशिएंसीज जो भी दिख रही हैं उनको कैसे दूर करें, उस पर हमें फोकस करना चाहिए। और उसके लिए हमें किसी भी स्किल पर्सन से कांटेक्ट करना चाहिए। दैट इज व्हाट आई एडवाइज। I think बिकॉज कई बार क्या होता है, मल्टीपल डायग्नोसिस होती हैं। इट इज नॉट अ क्लियर कट केस ऑफ ऑटिज्म, इट इज नॉट अ क्लियर कट केस ऑफ सेरेब्रल पैल्सी और वट एवर। मिक्स डायग्नोसिस होती है जहां पर थोड़ा सा कंट्रोवर्सी होती है, मगर उन सब केसेस में एक फंक्शनल असेसमेंट करके बच्चा अगर 3 years का हो गया है और लोगों से आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन कर रहा है या सोशली इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, तो हमें उसको उसकी रेमेडी ढूंढनी है रादर देन वर्किंग फॉर गेटिंग अ डायग्नोसिस। got it. So on these lines हम लोग जैसे अभी रिसेंटली कुछ एक्सपर्ट से बात कर रहे थे कि कुछ ऐसे डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं जो हर महीने के होते हैं। तो अगर कुछ नहीं तो एक पेरेंट 18 महीने से 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स भी देखे, तो उसमें सोशल माइलस्टोन्स होते हैं, लैंग्वेज माइलस्टोन्स होते हैं, कॉग्निटिव माइलस्टोन्स होते हैं, राइट। जिससे कि एक आइडिया लग सकता है। तो हम लोग आयुर्वेद में भी ऐसे माइलस्टोन्स एक लॉन्च कर रहे हैं जो कि एक फेयर आइडिया दे सकता है पेरेंट को कि अगर मेरा बच्चा थोड़ा ज्यादा इसमें लैक कर रहा है तो कुछ कंसर्न है। जरूरी नहीं है कि उसके लिए आप अपने शहर को छोड़ के कोई सी बड़े शहर में जाके ट्रीटमेंट कराएं, बट आई थिंक 18 महीने या 2 साल की एज में आप वो प्रैक्टिस घर पे भी कर सकते हैं। डेफिनेटली। सो आप बहुत तरह के पेरेंट्स से रोज मिलते होंगे जो आपके सेंटर में भी हैं। ऐसी एक कौन सी चीज है जो बहुत बड़ा मिथ है जिसमें वो बहुत बिलीव करते हैं, बट अगर वो उसको ब्रेक कर दें तो उनकी लाइफ थोड़ी और बेटर हो सकती है या बच्चे की लाइफ और बेटर हो सकती है? पेरेंट्स में बहुत सारे मिथ्स, तो बाय द टाइम वो हमारे पास आते हैं इतने कोई मिथ्स होते नहीं हैं। और जो भी है वो उनके सुपरस्टिशंस हम ज्यादा कह सकते हैं कि हमने कुछ बुरे कर्म किए होंगे या हमारे कुछ ऐसा, एटलीस्ट जिस टाइप के पेरेंट्स हमको कानपुर में मिलते हैं, तो एक वो गिल्ट फीलिंग एसोसिएटेड होती है उनके साथ में। तो एक तो वो गिल्ट फीलिंग रिमूव करनी है। सोसाइटी के लेवल पे जो बिगेस्ट मिथ मुझे दिखता है, वो एक एप्रीहेंशन की बच्चे, जनरली इस तरह के बच्चे वायलेंट होते हैं। हम पास जाएंगे तो वो हमें मार देंगे। हम लोग बच्चों को सोशल ट्रिप्स पर लेकर जाते हैं, कभी टेम्पल्स में लेकर जाते हैं या पार्क्स में लेकर जाते हैं, तो जनरली लोगों के सॉफ्ट कॉर्नर वो हमें समझ में आते हैं, मगर वो दूर से देखते हैं। हम अगर पास बुलाते हैं तो हिच होती है कि नहीं, शायद वो हमें मार देगा। तो हम लोग को पर्पसफुली जाकर एक हैंडशेक करवाना पड़ता है कि नहीं देखो ऐसा नहीं होता है। तो सोसाइटी लेवल पे ये एक मिथ ब्रेक होना बहुत 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 जरूरी है। बाकी पेरेंट्स तो जनरली सब अपने को वर्कआउट, मतलब अपने साथ में वर्क इतना करते हैं कि बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि एक स्टेज के बाद उनके अंदर में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं। हम्म। और वो अगर किसी स्पेशलिस्ट की
सलाह लेने आए हैं तो डेफिनेटली बहुत सारे मिथ्स ब्रेक करके ही आए होते हैं हमारे पास। तो ऐसा होता है क्या दीपा दीदी, जैसे आपका बेटा है अभी 26 ईयर्स का, तो आपने नोटिस करा कि कोई ऐसी चीज है जिसमें वो स्ट्रांग है एंड जिसमें आपने सोचा कि मैं उसको परस्यू कराऊं या उसका वोकेशन कराऊं, एंड टिपिकली किस तरह से एक पेरेंट वो स्किल ढूंढ सकता है बच्चे में? देखो, जैसा मैंने पहले बोला कि बहुत सारी चीजों के लिए बच्चे को एक्सपोज करना पड़ेगा। और एक्सपोज करने का ये मतलब नहीं है कि हम उसको कोई भी टास्क दें और कंटिन्यूअसली इंस्ट्रक्शंस देते रहें। लाइक अगर हमने कलर्स और एक ड्राइंग कॉपी दी है, ऐसे करो, यहाँ करो, वहां करो, वो करने की जगह पर हमें छोड़ देना है कि बच्चा अपने आप क्या कर रहा है। तो एक तो वो तरीका होता है। जो भी करने के बाद बच्चा हैप्पी फील करता है। बिकॉज अगर मेरे सन की बात करें तो ही हैज सीवियर मोटर डेफिसिट, बहुत कुछ नहीं कर पाता है, मगर कलरिंग उसको पसंद है। और हमारे स्कूल में हम लोग दिवाली के समय दिए वगैरह पेंट कराते हैं, तो वो पेंट करने के बाद वो बहुत खुश होता है। मतलब वो हैप्पीनेस इट लास्ट फॉर मोर देन 2 आवर्स और 3 आवर्स। तो मेरे लिए वो एक चीज है कि हाँ, हम अगर उसको दिया का हम ईयर लॉन्ग अगर दिया की कलरिंग कराते हैं उससे और साल में एक बार भी बेचते हैं, it is not going to earn him anything, it is not going to make him independent, which is मतलब उसकी कंडीशन के हिसाब से इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं है, बट वो हैप्पीली और यूजफुली एंगेज रहता है। उसको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है कि हाँ, मैंने आज दिन में 2 दिए कलर किया, आज दिन में 4 दिए कलर किए। सो वो एक तरीका है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है कि इस हिसाब से काम करना है तो बच्चा सेटल हो जाएगा। हर बच्चे की अपनी नीड्स हैं, हर बच्चे की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, अपनी चॉइसेस हैं, जिसके हिसाब से हमको प्लान करना होता है। तो टिपिकली आपने ऐसा नोटिस करा है कि जैसे ऑटिस्टिक बच्चों के पेरेंट्स आएंगे, वो शुरू का बहुत सारा टाइम इस प्रोसेस में निकाल देते हैं कि बच्चे की सबसे पहले स्पीच आ जाए। एंड मैंने ऐसे कई पेरेंट्स देखे जो 2 साल से लेके बच्चा 8-9 साल का हो जा रहा है, बट वो पूरे प्रोसेस में सिर्फ स्पीच पे काम कर रहे हैं, जो कि मे बी नहीं आ रही है क्योंकि वो नॉन वर्बल चाइल्ड है। और इस प्रोसेस में दे मिस आउट ऑन सो मेनी अदर थिंग्स। हाँ, ये होता है बिकॉज एक्सेप्टेंस नहीं होती है। उन्हें ये लगता है पेरेंट्स को अर्लियर स्टेजेस में, क्योंकि बच्चे के अंदर कोई फिजिकल डिफॉर्मिटी नहीं है, कोई उसके फेशियल एक्सप्रेशंस या फेशियल फीचर्स ऐसे नहीं है जिससे कि वो औरों से कुछ अलग लग रहा है। तो जनरली पेरेंट्स को लगता है बस बोलने लगे तो ये बाकी सबके जैसा हो जाएगा। तो वो एक बाकी सबके जैसा हो जाएगा वाला जो माइंडसेट है, या उस कंडीशन को फिक्स कर देने वाला, या लार्जर ग्रुप में मर्ज हो जाने की इच्छा रखने वाला जो माइंडसेट है, उसकी वजह से इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। बट पेरेंट्स को ये तो समझाना ही पड़ेगा। मतलब वो हम प्रोफेशनल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको रियलिस्टिक अप्रोच, एक रियल विजन देकर ही आगे बढ़ाएं। और ये समझना पड़ेगा सबको कि ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है या कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जो कि क्योर हो जाएगी। बेसिकली मैं जिस तरह से एक्सप्लेन करती हूँ पेरेंट्स को कि ब्रेन की हमारी फंक्शनिंग जो है वो एक इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाले पैटर्न पे चलती है। एक आपका बड़ा ट्रांसफार्मर है, कुछ छोटे ट्रांसफार्मर्स हैं, और उससे वायर सब जगह गई हुई हैं। तो बड़ा ट्रांसफार्मर हमारा ब्रेन, छोटे ट्रांसफार्मर्स उसके छोटे छोटे एरियाज, हर चीज के एरियाज हैं। और वहां से नर्व्स जो है हमारे पूरे बॉडी में जा रही हैं। तो ऑटिज्म में या किसी भी इस तरह की प्रॉब्लम है, लर्निंग डिसेबिलिटी है या जो भी प्रॉब्लम्स है, कुछ अंदर की वायरिंग डिफेक्टिव होती होगी, ऐसा मुझे लगता है। तो हम कितना भी करेंगे हम उसको फिक्स नहीं कर सकते हैं।
बिकॉज वो माइक्रो लेवल पे है, इतनी माइक्रो लेवल पे है कि वो एमआरआई में भी नहीं दिखती है, सीटी स्कैन में भी नहीं दिखती है। तो हम उसको फिक्स नहीं कर सकते हैं, ये चीज सबको समझनी होगी। और जब हम फिक्स नहीं कर सकते हैं तो हमको क्या करना है, हमको ओवरऑल बच्चे के डेवलपमेंट पे काम करना है, उसको स्किल्स सिखानी है जिससे कि वो हम्म, अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को अचीव कर सके। I get it. Basically, we have to tell parents that how can you manage this condition? You have to teach the child to manage this condition, which jitna maine I have spoken to parents, or I've come across certain things, they're very, very sharp. A lot of children are very, very, very intelligent because their left side of the brain is extremely, extremely sharp. I think it is with the right side of the brain, which is not as developed. इस वजह से उनके इमोशनल आउटबर्ट्स या एंगर या अग्रेशन या सोशल बिहेवियर थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है। तो ऐसे सिनेरियो में या ऑटिज्म में व्हाट डू यू सजेस्ट पेरेंट्स, व्हाट इज दैट वन बेस्ट थेरेपी दैट दे कैन स्टार्ट वेरी अर्ली और दे शुड कंटिन्यू मोस्ट और दे कैन डू एट होम दैट विल हेल्प द चाइल्ड द मोस्ट? अगेन मेरा तो एक ही चीज कहना है कि मैक्सिमम स्टिमुलेशन देना है। ठीक है। अगर हम स्पीच की बात करते हैं तो स्पीच में हमको बच्चे से बोलते जाना है, बोलते जाना है। जनरली पेरेंट्स जब मेरे पास आते हैं, हम लोग एक स्पीच का असेसमेंट कर रहे होते हैं, तो हम पेरेंट्स से पूछते हैं कि आप बच्चे से कितनी बात करते हो। तो बहुत सारे पेरेंट्स अगर वर्किंग है तो बोलते हैं जब हम घर आते हैं तब हम करते हैं। बहुत सारा समय बच्चे बच्चे से कोई बात नहीं कर रहा होता है। कई पेरेंट्स कहते हैं हम सारा दिन बात करते हैं, तो फिर पूछो कि क्या बात करते हो, तो दिन भर हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं। इंस्ट्रक्शन देना इज नॉट टॉकिंग टू द चाइल्ड, है ना। हमें उससे बात करनी है, बातचीत करनी है, मतलब हर चीज को एक्सप्लेन करना है, हर चीज के बारे में बताना है। ही और शी मे नॉट रिस्पॉन्ड टू वट एवर वी आर टॉकिंग एट दैट टाइम, मगर उसकी हार्ड डिस्क में जा रहा है सब कुछ, कभी तो निकलेगा। तो हमें वो मैक्सिमम स्टिमुलेशन देना है। सेंसरी स्टिमुलेशन, टैक्टाइल सेंसरी स्टिमुलेशन, उसके लिए मसाज किया करते थे। हेलो। हाँ दीपा दीदी, एक बार जस्ट रिपीट व्हाट यू जस्ट सेड ऑन सेंसरी। या डिस्कनेक्ट, देयर वाज अ हाँ, डिस्कनेक्ट। टैक्टाइल सेंसेशन के लिए बॉडी मसाज जो पहले कराई जाती थी बच्चों की, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उपटन लगाना, थोड़ा सा कोर्स चावल के आटे का उपटन या सरसों का उपटन जो भी लगाते हैं, उससे वो स्किन में सेंसेशंस जो होते हैं, वो प्रेशर जो पड़ता है, वो उनके टैक्टाइल सेंसेशन को बहुत अच्छे से स्टिमुलेट करता है। बच्चों के साथ वो खेलना, जो उनको उछाला जाता था और गोल गोल घुमाना, वो सब आपके वेस्टिबुलर सेंस को स्टिमुलेट करता है, आपके प्रोप्रियोसेप्शन को स्टिमुलेट करता है। तो वो सारी एक्टिविटीज बहुत जरूरी हैं। और बच्चे को अच्छी अच्छी चीजें खिलाना, बहुत सारी चीजें खिलाना। ऐसा नहीं कि अगर वो चिप्स खाने खा के खुश है तो हम चिप्स ही देंगे, नहीं। तरह तरह की चीजें बनाइए, तरह तरह से। तो हमारे सारे इस तरह से हमारे सारे सेंसेस स्टिमुलेट होते हैं। विजन स्टिमुलेट हो गया, हम उसको घुमाने ले जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें दिखा रहे हैं। ईयर स्टिमुलेट हो गया, आईज स्टिमुलेट हो गई, टेस्ट स्टिमुलेट हो गया, स्किन स्टिमुलेट हो गई, हो गया। इतना स्टिमुलेशन अगर होगा तो डेफिनेटली ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। तो किसी स्पेशलाइज थेरेपी के लिए वेट करना, या हमारे सिटी में थेरेपिस्ट नहीं है, हमारे आसपास कोई थेरेपिस्ट नहीं है, वो कोई इतना बड़ा लिमिटेशन नहीं है अगर आप ये कुछ बेसिक चीजें घर पे करते हैं अर्ली ईयर्स में। आपने ये नोटिस किया है व्हेन पेरेंट्स, सम पेरेंट्स हु वर्क वेरी वेरी हार्ड ऑन देयर चिल्ड्रन और वो बहुत बातें करते हैं बच्चों से, तो उन बच्चों का जैसे आपने बोला एक्सपोजर इंक्रीज होता है। वो आज नहीं निकलता बट वो कभी ना कभी निकलता है। या तो वो बच्चे जब भी बोलना शुरू करते हैं तब एक्सप्रेस करते हैं, बट कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो स्पीकर्स नहीं होते, दे आर नॉट स्पीकिंग, दे डोंट हैव स्पीच, पर वो कम्युनिकेट करते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं। आप पेरेंट को कभी ऐसे सजेस्ट करते हैं कि इनको और
मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दीजिए, चाहे वो टाइपिंग है या टाइपराइटर है या पेंसिल, कुछ बच्चों का होता है मोटर पेंसिल कंट्रोल अच्छा, पेंसिल से लिख के वो बता रहे हैं, बट स्टिमुलेट करिए कम्युनिकेशन वर्सेस फोकसिंग अ लॉट ऑन स्पीच। हाँ, देखो 6-7 years के बाद ना मुझे लगता है कि अगर मैक्सिमम 8 या 9 years अगर स्पीच नहीं आई है तो उसके आगे, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है कि उसके आगे फिर स्पीच आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और अगर आती भी है स्पीच तो फ्यू वर्ड्स, कुछ 8-10-15-20 वर्ड्स या 30-40 वर्ड्स ही बच्चा सीख पाता है उस एज के आगे। तो अगर 7-8 years तक बच्चे की स्पीच नहीं आई है और वो इस तरह के साइंस नहीं शो कर रहा है कि स्पीच डेवलप हो जाएगी, तो आई थिंक कम्युनिकेशन वेज पे जाना चाहिए, डिफरेंट कम्युनिकेशन वेज। राइटिंग और ये सब चीजें बहुत बार नहीं भी वर्क करती हैं, मगर पिक्चर कार्ड्स के थ्रू कम्युनिकेट करना वो बेस्ट वर्क करता है, जैसा मैंने अभी तक देखा है। हाँ, तो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड कि स्पीच के पीछे मतलब देयर इज अ लिमिट व्हाइल यू आर वर्किंग ऑन स्पीच थेरेपी एंड मोटर मसल्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टिमुलेट or expose the child to an environment so that there is learning happening. So whenever there is speech or communication, the child already knows a lot. एक्चुअली कम्युनिकेशन के देखिए दो एस्पेक्ट्स हैं, एक अंडरस्टैंडिंग है और दूसरा एक्सप्रेशन है। तो एटलीस्ट एक्सप्रेशन अगर नहीं भी हो रहा है, एटलीस्ट हम अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप करा सकते हैं बच्चे की। अंडरस्टैंडिंग अगर डेवलप हो गई है तो किसी ना किसी तरह से वो कम्युनिकेट करेगा। तो एक चीज के पीछे बहुत ज्यादा पड़ जाना और अपनी सारे एक्सपेक्टेशंस उसी एक स्पीच से ही रखना, दैट इज नॉट वाइज। वो Correct. बच्चे के लिए भी नहीं ठीक है, पेरेंट्स के लिए भी नहीं ठीक है, बिकॉज फ्रस्ट्रेट होने के बाद फिर फंक्शनिंग सबकी पुअर होती है। Yeah, I think आपने जो 3 पॉइंट कुछ टच करे कि stimulation is very important, nutrition for the brain is very important, and the third thing you said was communication. हाँ, So in your center, Dr. Deepa, you have a lot of children and you've been running the center for last 9-10 years now, oh, 17 years. 17 years now. So are there any happy stories that have come out from the center which you are very proud of, or the parent has seen a lot of progress and the parent is very, very, very proud of it, that my child entered at this age and now as an adult or as a teenager? And when I say success stories, it is a success that a parent sees or the child sees. अगर हम ऑटिज्म की बात करें तो हमारे पास एक बच्ची है, अभी शी इज 16, और हमारे पास वो आ रही है जब से वो 7 years की थी। ऑफ कोर्स जब वो आई थी तो स्पीच नहीं थी उसकी, फ्यू वर्ड्स, और रेस्टलेस बहुत थी और इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जब छोटी भी थी। अभी उसकी फंक्शनिंग ऑलमोस्ट नॉर्मल है। शी इज अ ब्रिलियंट डांसर, स्केटिंग बहुत अच्छी करती है। हम लोग प्लान कर रहे हैं ये स्पेशल ओलंपिक्स की स्केटिंग, अगर टूर्नामेंट कहीं होता है तो हम उसको भेजेंगे। देन कुकिंग कर लेती है, हमारे जितना वोकेशनल सेंटर का जो कुकिंग सेक्शन है वहाँ पर वो बनाती है। मतलब एवरी थर्सडे हम लोग वहाँ पर लंच कुक करते हैं, तो शी इज द मेन वर्कर जो अपना कुक करती है, सर्व करती है। तो वो एक ऐसे स्टेज पर पहुंच गई है जहां पर कि वो किसी भी सेटअप में, किसी भी फैमिली में रहेगी तो यूजफुली वो सब सबके साथ में एडजस्ट होती है। सोशल एंजाइटी जीरो है अभी उसकी, बहुत अच्छे से सबसे मर्ज होती है। ऑफ कोर्स स्पीच है, थोड़ा सा टोन डिफरेंट है, थोड़ा सा म्यूजिकल वे में बोलती है, बट अपनी बात कह पाती है, अपनी बात दूसरों की बात समझ पाती है। सो वो एक बहुत अच्छा
रिजल्ट है। एक और बच्चा है, वो अभी 18-19 ईयर्स का है। स्टार्टिंग में हमारे पास आया था जब वो 3 ईयर्स का था, एंड एट दैट टाइम उसके पेरेंट्स बहुत विलिंग नहीं थे कि हम स्पेशल स्कूल में नहीं कराना चाहते हैं, कुछ तो इसको बहुत थोड़ी सी प्रॉब्लम है और सब मैनेज हो रहा है, नॉर्मल स्कूल में भेजेंगे और ये सब। तो होम ट्यूशंस उन्होंने ली थी, बट बच्चा क्लास 5 तक गया नॉर्मल स्कूल में, बट उसके आगे फिर नहीं वहाँ पर कोप अप कर पाया। देन अभी लास्ट 4 ईयर्स से वो हमारे पास है। अपनी चीजें अच्छे से करता है और कंप्यूटर टाइपिंग बहुत अच्छी करता है। तो हम लोग उसको ऐसा ट्रेन कर रहे हैं कि इन फ्यूचर हम उसको अपने ही सेंटर में ऑफिस असिस्टेंट की तरह से एम्प्लॉय कर सकते हैं। तो है, बाकी डाउन सिंड्रोम वगैरह के बच्चों में तो बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। डाउन सिंड्रोम में तो बहुत ही अच्छी, मतलब प्रोग्रेस। एक बच्ची है अभी इस समय, आई थिंक शी इज अराउंड 24, और हमारे पास वो आ रही है, जब जब हमारा सेंटर स्टार्ट हुआ था 17 ईयर्स से वो हमारे पास है। एंड अभी उसके सिस्टर एक थी, सिस्टर की मैरिज हो गई है, ब्रदर भी अलग काम करता है, और उसकी मदर को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, वो उठ उठ नहीं पाती हैं, तो अपने घर की सारी कुकिंग वो करती है, सब मदर की केयर करना। तो एक्चुअली उसको देख के तो यही लगता है, व्हाट एल्स वी पेरेंट्स वांट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। तो इस तरह की स्टोरीज हैं, मतलब हमारे सामने है, जो कि बहुत एनकरेजिंग होता है। इवन ये तो बच्चे ऐसे कह सकते हैं जो कि बहुत माइल्ड प्रॉब्लम्स के साथ आए थे हमारे पास, बट मेरा अपना बेटा जो है, उसके साथ में मैंने ये चीज देखी कि इनिशियली बहुत कम बोलता था, फ्यू वर्ड्स में अपने को एक्सप्रेस करता था, बस जो चाहिए, जैसे पानी चाहिए तो सिर्फ पानी बोलेगा और इस तरह से। मगर बातें हम उसके साथ में बहुत करते थे, और इज फॉन्ड ऑफ व्हीकल्स, तो टॉयज उसके लिए लेकर आते थे, और जितना हमको पता होता था हम उतना सब उसको बताते थे। तो अभी अगर हम उससे बात करते हैं, ओरल नॉलेज उसकी बहुत अच्छी है, व्हीकल्स के बारे में सब कुछ बता सकता है। उसकी टीचर के साथ में उसको बायोलॉजी के बारे में, बहुत ह्यूमन बॉडी के बारे में, कौन से ऑर्गन्स का क्या फंक्शन है, क्या है। सेल्फ केयर नहीं कर सकता है, राइट। अपनी ब्रशिंग करना, खाना खिलाना, उसके लिए वो हमारे पर डिपेंडेंट है, मगर बॉडी की फंक्शनिंग, लंग्स का क्या काम है, किडनी का क्या काम है, हार्ट का क्या काम है, वो सब उसको पता है। तो मतलब हमको अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स ये सब पता होने से कुछ बहुत चेंज नहीं होता है, बट स्टिल ये समझ में आता है कि बच्चे के अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटी है, उसको हम हार्नेस कर सकते हैं, अभी भी समय है, अभी भी हम हार्नेस कर सकते हैं उसको। तो एनकरेजिंग होता है, एज पेरेंट्स हमारे लिए बहुत एनकरेजिंग होता है कि अच्छा, ये भी इसको पता है, ये भी इसको समझ में आ रहा है, ये भी इसको समझ में आ रहा है। तो ये सब चीजें हमको बहुत हेल्प करती है हमारी जर्नी में आगे। एंड आई थिंक सबसे बड़ा पॉइंट इसमें बच्चे के लिए ये होता है कि अगर वो कम्युनिकेट कर पा रहा है, चाहे वर्बली करे चाहे रिटन करे, उसका सारा इमोशन एंड एक्सप्रेशन हो रहा है, राइट। तो वो बिल्कुल। एजिटेटेड नहीं है, वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं है। क्योंकि अक्सर बिल्कुल। हम ऐसे देखते हैं कि जैसे आपने बोला ना कि कोई भी स्पेशल चाइल्ड होगा तो कोई भी एडल्ट दूर से तो अच्छे से ट्रीट करेगा, बट पास आने में या कोई बच्चा पास आने में थोड़ा घबराता है। तो उस केस में उस बच्चे को समझ आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल एंड समझ वो आता है। कितना ट्रॉमेटिक हो सकता है। तो आई फील कि इफ एनी चाइल्ड इज एबल टू कम्युनिकेट और एक्सप्रेस, that is the biggest blessing for them because everything is coming out, whatever they're. राइट। तो ये बच्चा मेरा अभी 26 का है, मेरे ख्याल से इसने स्पीच, इसकी अच्छी स्पीच या सेंटेंस में बोलना इसने अभी लास्ट 4-5 ईयर्स से ही किया है। इसके पहले स्मॉल स्मॉल वर्ड्स, मतलब 2 वर्ड्स 3 वर्ड्स ही बोलता था। तो ग्रोथ होती है एक्चुअली किसी भी स्टेज पर, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि कब कैसे कैसे डेवलप हो जाएगा। तो अपनी तरफ से एफर्ट्स तो करते रहना है।
This, I think, is the best takeaway of the session, that a child has improved his speech at the age of 21, 22. This is remarkable. So I think, Dr. Deepa, we will end at this note. This has been very encouraging. I think the last 3-4 stories that you've shared will give some hope to the parents. And I hope they go back understanding that let's start finding the strengths of the child so that the child can also be busy in developing those strengths and be more happy. And I am sure Right. such children will be capable of making something out of those strengths. मतलब उनका कुछ whatever जो आपने Definitely. बोला ना, meaningful engagement to keep themselves happy, Right. or maybe to also earn. हो सकता है वो एक independent living करके एक earning भी उससे manage कर. Definitely. So thank you so much. Thanks to you. Just one more thing. पेरेंट्स के लिए एक और मेरा मैसेज कि सेल्फ केयर को कभी भी पीछे नहीं रखना है ना. जनरली हम लोग जो बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही सिंसियर पेरेंट्स होते हैं, वो बच्चे की केयर में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि अपने आप को बिल्कुल भूल जाते हैं. तो वो एडवाइजेबल बिल्कुल नहीं है. दैट इज अभी मैं 26 इयर्स की जर्नी के बाद ये कह सकती हूँ कि अगर मैंने सेल्फ केयर पे बहुत अच्छा, थोड़ा और अच्छा वर्क किया होता तो मेरा अपना इनर स्ट्रेंथ और अच्छा होता. तो पेरेंट्स को डेफिनेटली अपनी लाइफ साइड बाय साइड चलानी है. बच्चे की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको, दे आर पार्ट ऑफ लाइफ. तो उसको उतना ही अहमियत देते हुए, सारी एक्टिविटीज को साथ में लेकर चलते हुए हमें अपनी लाइफ लीड करनी है. सो that is my message to all parents. I think that's very, very important. Because if the parents are not happy themselves, then that emotion gets passed on to the child. Yes, definitely. Thank you so much. Thank you. Bye.